नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक उम्मीद ये भी है कि आप सभी लगातार वीडियोस देख रहे होंगे और आशा है कि इसके सार्थक परिणाम भी हम सभी को मिल रहे होंगे। कुछ ना कुछ सीखने को इनसे ज़रूर मिल रहा होगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए जो साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हमने एक दो बार बताया भी है और आपको फिर से बता दें कि जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो ऊपर चैनल के नाम के बाद नीचे आपको होम का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, ऐसे ही क्रम में। और इसमें जब आप वीडियोस पर जाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ 19, 18 इस क्रम में अवरोही क्रम में आपको वीडियोस मिलेंगे और सबसे नीचे पहला वीडियो होगा। तो इनको जब आप एक क्रम में देखेंगे तब सीखने का हम लोगों को अधिक फायदा मिलेगा। फिलहाल अभिवृद्धि एवं विकास के टॉपिक को ख़त्म करके हम लोग आज जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा अधिगम है। अधिगम से संबंधित काफ़ी सारी बातें हैं और इनके सिद्धांतों को भी हम क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक देखेंगे। और फिलहाल आप सभी को रामनवमी एवं दशहरा की शुभकामनाएं और ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे जिससे आगामी भर्ती में आप सभी के लिए सार्थक परिणाम सिद्ध हों। फिलहाल अधिगम जो हमारा शब्द है, हमने आपसे बताया कि अधि और गम दो शब्दों से मिलकर के बना है। अधि का मतलब होता है आगे की ओर और गम एक धातु है संस्कृत की, हम लोगों ने देखा होगा, जिसका मतलब होता है गमन करना या बढ़ना। तो अधिगम को अगर हम शाब्दिक अर्थ में सीधा कहें तो ये कह सकते हैं आगे की ओर बढ़ना, कुछ नया सीखते रहना अधिगम है। ठीक है। और अधिगम का एक शाब्दिक अर्थ हमने लिख रखा है, सीखना कहते हैं या इसी को हम लर्निंग कहते हैं अंग्रेजी में। और इसका जो सीधा सा मतलब होता है सीखने के पश्चात हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। सीखने के पश्चात व्यवहार में हमारे परिवर्तन आएंगे और व्यवहार में ये परिवर्तन आना ही दर्शाता है कि हमने अधिगम कर रखा है, सीख रखा है, पढ़ रखा है, हम एजुकेटेड हैं, इलिटरेट नहीं हैं, है ना। तो व्यवहार में परिवर्तन, एक चीज़ और हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि जो अधिगम है ये किसी ज़रूरी नहीं है कि किसी एक विशेष संस्था में रह करके ही किया जाए। कोचिंग संस्थानों या ट्यूशन्स में या विद्यालय में रह करके ही अधिगम किया जाए। अधिगम हम एक सामान्य वातावरण में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा एक बात ये भी हो सकता है कि जो सीखना है, हम ये कह सकते हैं कि सीखना हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत, जन्म से मृत्यु तक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सीखना का एक अर्थ दिया है व्यवहार में परिवर्तन। अभी हमने चर्चाएं की कि सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जितना भी हमारा व्यवहार में परिवर्तन होगा, है ना, जितना हमारे अंदर गुण बढ़ेंगे वो सारा का सारा अधिगम कहलाएगा या सीखना कहलाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो व्यवहार में हमारे परिवर्तन होंगे वो धनात्मक होंगे। ठीक है, सीखने का जो उद्देश्य होगा, अधिगम का जो उद्देश्य होगा वो सदैव और सदैव धनात्मक होगा। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि अधिगम है या सीखना है, तो अधिगम या सीखना एक धनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब अधिगम अंतरण, अधिगम स्थानांतरण, वहां पर सीखने की प्रक्रियाओं में पॉजिटिवनेस भी आ जाएगी, निगेटिव भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती हैं। लेकिन जो अधिगम है, हमारे पढ़ाने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सदैव कैसे होगा? पॉजिटिव होगा। तो अधिगम की जो क्रिया है वो सदैव और केवल धनात्मक होगी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक रचनात्मक प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी हमारे अंदर आएगी। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा ज्ञानार्जन करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे अंदर गुणों का विकास होगा, क्वालिटीज़ बढ़ेंगी हमारे गुणों में। और जितना ज़्यादा क्वालिटीज़ बढ़ेंगी उतना ज़्यादा हम रचनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे, कुछ नई चीज़ों के निर्माण का लगातार प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला लिखा है व्यवहार में परिवर्तन स्थायी होता है। तो जो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है वो स्थायी है। हम सीखेंगे, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, स्थायी होगा।
एक दो उदाहरण हम इनके ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि एक छोटा सा बालक है, वो किसी जलती हुई लौ को छू लेता है, छूने के पश्चात वो जल जाएगा और जलने के बाद वो क्या होगा, अपने हाथ को पीछे कर लेगा। उसने अधिगम कर लिया, उसने सीख लिया। अब ये उसका स्थायी अधिगम है कि भविष्य में कभी भी वह उस लौ में हाथ नहीं डालेगा, है ना। तो ये एक उदाहरण इसका ले सकते हैं कि लौ में हाथ डालने पर, लौ में हाथ डालना है ना, इसके पश्चात वो सीख लेगा। दूसरा कह सकते हैं कि एक बच्चा है, वही है, उसने लाल मिर्च देखा कि सुखाई जाती है अक्सर हम लोगों के गाँव में, तो उसने देखा, उस मिर्च को उठा करके अपने मुंह में डाल देता है, कड़वाहट का अनुभव होता है और वो उस चीज़ को थूकता है या रोता है, चिल्लाता है और भविष्य में कभी भी वह उस मिर्च को अपने मुंह में नहीं डालेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि मिर्च को मुंह में डाल लेना या लाल मिर्च को मुंह में डालना। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, ये हमारे अधिगम के स्थायी परिवर्तन है। हम कुछ भी सीखेंगे, हम कक्ष में भी अगर सीख रहे हैं तो सीखने वाले परिवर्तन सदैव स्थायी होंगे, है ना। हालांकि विस्मरण की कंडीशन आ जाती है, हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों में हमें वो बातें भूल जाएं, है ना, लेकिन परिस्थितियां सामने आते ही हम उन चीज़ों को फिर से सीख जाएंगे, ठीक है, और आसानी से और जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अधिगम कैसी है, धनात्मक प्रक्रिया है, अधिगम रचनात्मक होता है और अधिगम स्थायी होता है। अगला बिंदु है कुछ विशेषताएं हैं, इन पर नजर डालते हैं। पहली विशेषता है इनकी कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रक्रिया है ना। इस बात को भी ध्यान रखना, हमारा मस्तिष्क जितना अच्छा होगा, है ना, हम मानसिक रूप से जितना संतुलित होंगे उतना अच्छा अधिगम करेंगे, है ना। हमारा मेंटल लेवल अच्छा नहीं है, घर में परिवार में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण हम अधिगम नहीं कर पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ भी रचनात्मक कार्य नहीं कर पाएंगे। अगला बिंदु है अधिगम सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है ना। जैसे हम वर्तमान में इस समय आपको पढ़ा रहे हैं तो ये एक सार्वभौमिक प्रक्रियाएं हैं, जो सिद्धांत हम आगे देखेंगे वो सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल्स हैं, है ना। इन सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं किए जा सकते, तो ये यूनिवर्सल है, अधिगम की प्रक्रियाएं सार्वभौमिक हैं और सिखाने की क्रियाएं भी एक साथ होंगी, बस आपके सीखने की दर एवं सीखने की तीव्रता अलग अलग होगी, ठीक है। तो पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये सारी की सारी विशेषताएं हमसे पूछी जाती हैं अक्सर प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा अधिगम के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। तो वहां पर इनको भी रख देते हैं कि अधिगम एक धनात्मक प्रक्रिया है, सही होता है, वो अधिगम एक स्थायी है, अधिगम सार्वभौमिक है, और एक कोई गलत पॉइंट रख देंगे कि अधिगम एक ऋणात्मक प्रक्रिया है। तो अधिगम कभी भी ऋणात्मक प्रक्रिया नहीं है और ना ही अधिगम कभी शून्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अधिगम सार्वभौमिक हो गया। अधिगम स्थानांतरणीय कारक है, मतलब अधिगम का एक स्तर से दूसरे स्तर तक ट्रांसफर किया जा सकता है। हमारे पास जो अधिगम है हम इसका आप तक ट्रांसफर कर रहे हैं, यही है अधिगम स्थानांतरणीय है। हमें अधिगम आता है, हमने सीख रखा है, हम अपनी सीखी गई चीज़ों को आपको सिखा रहे हैं, ये अधिगम स्थानांतरणीय है। अगला है अधिगम अर्जित कारक है, अधिगम को हम अर्जित कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, अधिगम एक अर्जित कारक है, सीखा जाता है, ठीक है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि अधिगम स्वाभाविक है, हमारे स्वभाव में नहीं होगा अधिगम करना, ठीक है। जैसे हमारी पलकों का झपकाना, ये हमारी स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। ये स्वभाव जो है हमारा मूल प्रवृत्तियों से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मेल खा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि तेज सी आवाज़ होने पर डर जाना हमारा स्वभाव है, कोई कॉमेडी देख लेने पर हमारा हंसने लगना एक स्वभाव है। तो अधिगम अर्जित कारक है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अधिगम को हमें प्रयास करके ही सीखना होगा, अगर हमारी उस क्षेत्र में रुचि नहीं है तो हम वो सीख नहीं सकते हैं। तो अधिगम एक अर्जित कारक है और अधिगम एक व्यक्तिगत कारक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अधिगम सामूहिक नहीं होगा, है ना। अधिगम की प्रक्रियाएं सामूहिक हो सकती हैं, मतलब हम पढ़ा रहे हैं, आप बहुत सारे लोग एक साथ, लगभग 200-300 लोग एक साथ पढ़ रहे हो, है ना, ये
सामूहिक हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति हमारी कही गई बातों को अलग तरीके से सीख रहा है ना। हर व्यक्ति के ऊपर हमारे हर पंक्ति का एक अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो अधिगम व्यक्तिगत है। जो लाइन एक बालक को समझ में आ रही है, हो सकता है किसी अन्य बालक को वो समझ में ना आ रही हो। तो अधिगम व्यक्तिगत कारक है, अधिगम सामूहिक नहीं है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी इसकी। आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं, प्रश्न में पूछी जाती हैं, टेट में भी पूछी जाती हैं और एसटेट में भी पिछली बार 2-3 परिभाषाएं पूछी गई थी। हालांकि सीटेट अच्छे लेवल का पूछता है तो वो पॉइंट वाइज नहीं पूछता। फिलहाल परिभाषाएं, एक वुडवर्थ की सबसे पहली परिभाषा है कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब हम सीख रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, हमारा अधिगम हो रहा है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम विकास की प्रक्रिया है, ये कथन कहा है वुडवर्थ ने। अगला एक कथन है BF स्किनर का, बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर इनका नाम है। इन्होंने कहा अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, मतलब जितना ज़्यादा हम अपने आप को अनुकूलित करते जाएंगे समाज में, एक समाज हमारे पास है, उस समाज में बच्चा, हमने बताया शैशवावस्था में ना तो सामाजिक होता है ना तो असामाजिक, तो धीरे धीरे सामाजिक होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे उत्तरोत्तर अनुकूलन करता जाएगा, बच्चा अधिगम करता जाएगा, सीखता जाएगा कि हमारा समाज कैसा है, हमें हमारे समाज के साथ कैसे व्यवहार करने हैं। ठीक है, तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। इसके अलावा एक लाइन इनकी और आती है कि अधिगम व्यवहार में व्यवस्थापन की प्रक्रिया है। तो वही चीज़ें हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तरोत्तर अनुकूलन स्टेप बाय स्टेप हमारा अधिगम होगा। कुछ चीज़ें हमने सीखी, मतलब जैसे हमें छत पर जाना है तो हमें एक एक सीढ़ी चढ़नी होगी, ना कि हम सीधा पहली सीढ़ी से ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो उत्तरोत्तर हम अनुकूलन करते जाएंगे और लगातार हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। एक अगला जो परिभाषा है वो गेट्स की है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि जो भी हमारे अनुभव हैं, समाज ने जो भी हमें अनुभव दिए हैं, जो भी हम प्रशिक्षण कर रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं किसी कारक के थ्रू, जैसे हम आपके कारक हैं कि आप हमारे थ्रू सीख रहे हो, तो इनके द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, व्यवहार में परिवर्तन का मतलब हम आपको सिखा ले गए तो आपने कहा यस मुझे साइकोलॉजी आती है, मुझे मनोविज्ञान आती है, ये व्यवहार में परिवर्तन होगा। आपको पेपर मिलेगा तो आप पहले गणित ना पढ़ करके या अन्य सब्जेक्ट ना कर करके आप साइकोलॉजी करोगे, हालांकि ये पहले ही मिलेगा भी आपको, तो इसे आप करोगे तो ये आपके व्यवहार में परिवर्तन है। साइकोलॉजी का प्रश्न आपको मिलेगा तो आप उसे करने का प्रयास करोगे, ये आपके व्यवहार में परिवर्तन है। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। ग्रो एंड क्रो कहते हैं आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियाँ, जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा ज्ञान है, संज्ञान है, नॉलेज है, और अभिवृत्तियाँ जो हमारा एटीट्यूड है। एटीट्यूड झुकाव, पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। अगर हम किसी के प्रति पॉजिटिव झुकाव के साथ हैं तो हम उस चीज़ को जल्दी सीख जाएंगे। तो जो भी हमारी, और वैसे ही हमारी आदतें होंगी, उस क्षेत्र का हमारा ज्ञान होगा। तो आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। ये चीज़ें सीखना ही अधिगम है, ये क्रो एंड क्रो कहते हैं। अगली परिभाषा है जेपी गिलफोर्ड की, ये कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है ना। ये परिभाषा जेपी गिलफोर्ड की है। एक और ध्यान में रखिएगा, हमने कहा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। एक प्रश्न अक्सर आता है कि व्यवहार का अध्ययन, है ना। एक प्रश्न अभी हमको जल्दी ही मिला था, व्यवहार का अध्ययन, है ना। तो जो व्यवहार का अध्ययन है ये शिक्षा मनोविज्ञान है। ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है, या हम कह सकते हैं ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो व्यवहार का अध्ययन एजुकेशनल साइकोलॉजी है और व्यवहार में परिवर्तन हमारा अधिगम या सीखना है। उस प्रश्न में ये था कि निम्न में से कौन सा अधिगम के संबंध में सही नहीं है, तो वहां पर एक ऑप्शन ये था कि व्यवहार का अध्ययन करना अधिगम है। तो व्यवहार का अध्ययन अधिगम नहीं है, व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक बार सारे सिद्धांतों को एक साथ देखेंगे। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक क्रम में, क्रमबद्ध क्रम में हम लोग हर दिन एक सिद्धांत को आगे देखते जाएंगे। फिलहाल जो पहला सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का है। इसे ही संबंधवाद भी कहते हैं या बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या इसी को एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ये जो हमारी थ्योरी है ये हमारी एसआर थ्योरी है ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। आगे चर्चाएं होंगी। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इसके जनक हैं। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे यान पेट्रोविच पावलोव, ईपी पावलोव ने दिया था। और इनका जो सिद्धांत है वो एक कुत्ते पर आधारित है और पाचन ग्रंथियों से संबंधित इनका सिद्धांत है। और इनके सिद्धांत को हम सीआर थ्योरी भी कहते हैं। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये बीएफ स्किनर का है, बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर का ये सिद्धांत है। बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसे ही हम नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं या इसी को हम आर टाइप का अनुकूलन भी कहते हैं। आर टाइप का अनुकूलन भी सामान्यतः कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर का, बीएफ स्किनर, बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर का ये कथन सिद्धांत है। अगला है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। हमने आपको एक वाद बताया होगा गेस्टाल्टवाद, उससे संबंधित है ये। समग्रवाद जिसे कहते हैं, जिसके जनक मैक्स वर्दीमर थे। जर्मनी में इस संप्रदाय का जन्म हुआ था, चर्चाएं हो गई हैं। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत उन्हीं जो समग्रवाद के ही एक व्यक्ति थे, कोहलर, है ना। कोहलर को ही समग्रवाद का हमने आपसे बताया था, गेस्टाल्टवाद का वास्तविक प्रणेता या जन्मदाता भी अक्सर कहा जाता है। तो अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत कोहलर का है, चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। अगला है सबलीकरण या पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत, सीएल हल का है, क्लोनराड लियोनॉल हल का है। सबलीकरण या पुनर्बलन का सिद्धांत। अगला है अधिगम सोपान का सिद्धांत। 8 सोपान बताए हैं, आर.एम. गैने हैं इसके। और आर.एम. गैने की एक पुस्तक पूछी गई थी अब की बार सुपर टेट में। तो जब गैने को पढ़ेंगे तो वहां पर उनकी चर्चाएं होंगी। फिलहाल आगे है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा का। अब की बार रीट के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है। तो हमने आपको 2-3 सिद्धांत पीछे बता भी चुके हैं। एक बताया है सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। सामाजिक संस्कृति सिद्धांत हमने आपको बताया था कि वाइगॉत्स्की का है। एक मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक इरिक्सन का बताया है। और यह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है। बोबोडाल परीक्षण का संबंध इनके सिद्धांत से है। तो आगे देखेंगे। अगला सिद्धांत है अधिगम का समीपता का सिद्धांत या समीपता का सिद्धांत, एडविन आर गुथरी का है ये सिद्धांत। आगे हम लोग देखेंगे अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत है कर्ट लेविन का, ये भी समग्रवाद से संबंधित है, गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। और अगला है अधिगम का चिन्ह सिद्धांत, टॉलमैन का है। इसे ही अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत भी कहते हैं। तो आगे इनकी चर्चाएं होंगी जैसे भी हो पाएगा। तो ये हमारे सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये अधिगम हमने आज शुरू किया। उम्मीद करते हैं कि बताई गई बातें आप समझ पाए होंगे। तो लगातार जारी रखिए पढ़ाई। एक पढ़ाई ही है, एक अधिगम ही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है और आपको समाज में एक विशिष्ट स्थान या अच्छा स्थान दिला सकता है। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।